हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी E1 यानी डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को लॉन्च किया था, जिसमें कि हम लोगों ने 2017 से लेकर के 2020 तक के मॉडल पेपर को कम्प्लीटली कवर किया था। ठीक उसी मॉडल पेपर का हम लोगों ने रिविजन सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें कि एक दिन के अंदर हम लोग कंप्लीट रिविजन करने वाले हैं, वो 28। उसके बाद आप कल 29 तारीख को जाके एग्जाम दे देंगे। क्लियर? मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम 29 तारीख को सेकेंड या फिर थर्ड शिफ्ट में है। ये हमारे रिवीजन सीरीज का पार्ट 5 वीडियो है और इस वीडियो का टाइमिंग थोड़ा कुछ और था, लेकिन आया लेट से। इस लेट होने का कारण था कि मेरा भी क्लास था, मैं भी अपना क्लास करने चला गया था और क्लास से आने के बाद, खाना खाने के बाद तुरंत से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। देन आपको प्रीमियर किया है 6 बजे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा पार्ट 6, जिससे कि आपका रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। वो रात के 8 बजे तक में मैं प्रीमियर कर दूंगा। क्लियर? तो आप लोग उस क्लास को भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है? और फटाफट सभी लोग मिलकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको पार्ट 6 का नोटिफिकेशन एकदम सही टाइम पे मिले। या फिर आप टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। किसको? टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे मैं क्लासेस के नोटिफिकेशन भी देता हूँ और साथ ही साथ PDF नोट्स भी यहीं पे अवेलेबल है। क्लियर? चलिए अब हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे 2019 के मॉडल पेपर का पार्ट 3, उसके बाद 2020 के मॉडल पेपर का पार्ट 1। क्लियर? चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एनालिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी है। तो एनालिडा तथा मोलस्का के बीच जो संयोजी कड़ी होती है वो नियोपेलाइना होता है। आप लोग फटाफट आंसर करते चलेंगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है? एनालिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी क्या है? नियोपेलाइना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या निम्नलिखित जंतु समूहों में से कौन सी एक ही संघ के अंतर्गत आती हैं? तो कौन सा ऐसा जंतु समूह जो कि एक ही के अंतर्गत आता है? तो जैसे झींगा, बिच्छू, लोकास्टा, टिड्डी। जैसे झींगा क्या आता है? प्रॉन। फिर है बिच्छू, स्कॉर्पियन। उसके बाद बटरफ्लाई, लोकस्ट यानी टिड्डी। ये सभी किससे बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा फाइलम से। किससे? आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करता है। एनिमल किंगडम के आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्या क्या? झींगा, बिच्छू, बटरफ्लाई और टिड्डी। तो ये साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, प्रॉन, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई एंड लोकस्ट। ये सब किसका एग्जाम्पल है? आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चालक तंत्रिका तंतु के एक्सॉन में तंत्रिका का आवेग होता है। तो देखिए इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर होता है। तो जो तंत्रिका में आवेग जो निकलता है, इंपल्स जनरेट होता है, किस डायरेक्शन में होता है? तो देखिए ये जो अंदर में पीला वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका काय कहते हैं, यानी सेल बॉडी कहते हैं। और कोई भी इंपल्स किस प्रकार से आता है? तो ये डेंड्राइट्स के थ्रू अंदर की ओर आता है, डेंड्राइट्स के थ्रू अंदर की ओर आता है, फिर वो इसके बाहर चला जाता है। क्या जाता है? बाहर चला जाता है। तो ये जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? कोशिका काय से दूर की ओर हो रहा है। क्या हो रहा है? कोशिका काय से दूर की ओर हो रहा है। तो चालक तंत्रिका तंतु के एक्सॉन में जो तंत्रिका का आवेग होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? चालन होता है किस डायरेक्शन में? तो कोशिका काय से दूर की ओर होता है। कोशिका काय से दूर की ओर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सजीव प्रजक नहीं है? तो कौन सा जंतु जो सजीव प्रजक नहीं? सजीव प्रजक किसको कहते हैं? जो अंडा नहीं बल्कि बच्चे को जन्म दे। मतलब क्या? सजीव प्रजक मतलब जो बच्चे को जन्म दे, और अंड प्रजक यानी जो अंडे को जन्म दे। ठीक है? तो सजीव प्रजक नहीं है तो भैया उड़न लोमड़ी यानी चमगादड़ जिसको कहते हैं वो सजीव प्रजक है, यानी बच्चे को जन्म देती है। हाथी भी बच्चा को जन्म देता है और व्हेल भी बच्चे को जन्म देती है। लेकिन प्लेटिपस जो है वो है तो स्तनधारी। क्या है? स्तनधारी। लेकिन ये बच्चा को जन्म नहीं देता, ये अंड प्रजक है। क्या है? अंड प्रजक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या परखनली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो परखनीली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंतर्गत ZIFT टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और ZIFT को फुल फॉर्म में बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर? क्या बोलते हैं? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस रुधिर के स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है। तो रुधिर के जो स्कंदन हेतु कौन सा है? विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के रुधिर के स्कंदन हेतु काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन है। और ये एक प्रकार का फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है? तो ADE के,
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, ये सब क्या है, फैट सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल कौन कौन सा है, विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि विटामिन के जो है प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है, प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है। और प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, इस कारण से जो विटामिन के है वो रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो अगर जो विटामिन के का मात्रा कम होगा तो प्रोथ्रोम्बिन कम बनेगा, और प्रोथ्रोम्बिन कम बनेगा तो रक्त का थक्का बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस का बंडल यानी बंडल ऑफ हिस मानव के निम्नलिखित अंग में से किसका एक भाग है, तो भैया हृदय का भाग है। बंडल ऑफ हिस किसमें पाया जाता है, सेंटर ऑफ द हार्ट में पाया जाता है, जो कि किसमें पाया जाता है, मानव के हृदय में पाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा आवृत बीजी पादप है, तो सबसे छोटा जो आवृत बीजी पादप है वो वॉल्फिया पैक्टिनेटा है। कौन सा है, वॉल्फिया पैक्टिनेटा। क्लियर वन, वॉल्फिया पैक्टिनेटा सबसे छोटा आवृत बीजी पादप है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं, तो कैंसर रोग के कारक को हम लोग कार्सिनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्सिनोजेनस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लार का स्रवण नियंत्रित होता है, तो मनुष्य में जो लार का स्रवण होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा कंट्रोल होता है। किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा। और मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे ब्रेन का किस पार्ट में आता है, तो ये हिंड ब्रेन में आता है। किसमें, हिंड ब्रेन में आता है। हिंड ब्रेन में कौन कौन सा आता है, तो पोन्स आता है, मेडुला ऑब्लंगेटा आता है, सेरिबेलम आता है। ठीक है। और फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, विषाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको ये पता है कि कौन सा कथन सत्य है, फिर भी आप छांट लेंगे। तो देखिए ये सभी परजीवी होते हैं। जी हाँ, जितना भी विषाणु होता है वो क्या होता है, परजीवी होता है। तो इस कारण से ये क्या हो गया, सही है, तो यहाँ असत्य चुनना है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण करने की क्षमता होती है। जी हाँ, वायरस में न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन को संश्लेषण करने की क्षमता होती है। ठीक है। दूसरा तीसरा भी सही है ऑप्शन, तो आंसर तो हमको गलत खोजना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन, इन पर प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, वायरस पे कोई भी एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव किस पे नहीं पड़ता है, वायरस पे। तो ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब गलत कौन सा है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 कि इन सभी की सम्मित कुंडलीनुमा होती है। तो इसका अगर आपको नहीं भी पता है मतलब, फिर भी आप आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि और अदर 3 ऑप्शन सही है तो वो गलत ही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, क्या एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, तो एटीपी का निर्माण जो माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल में होता है। किसमें होता है, F1 पार्टिकल में होता है। F1 पार्टिकल और F नोड पार्टिकल क्या होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर क्या होता है, F1 पार्टिकल होता है, जहाँ पे कि क्या एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2H प्लस मिलकर के क्या बनाता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, तो कहाँ हो जाएगा, मैट्रिक्स में होता है। कहाँ होता है, मैट्रिक्स में। क्यों, क्योंकि एटीपी सॉरी मैट्रिक्स नहीं हो जाएगा, F1 कण जब ऑप्शन में है, क्योंकि F1 कण कहाँ है, F1 कण में एटीपी का निर्माण होता है। क्लियर। मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि ये जो F1 कण है वो किस में पाया जाता है, मैट्रिक्स में। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, तो F1 कण में होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव पौधे के सहजीवी संबंध स्थापित करके उनके पोषण में सहायता प्रदान करता है, तो ये ग्लोमस नाम का प्लांट है, जो कि सहजीवी संबंध प्राप्त कराता है फ्लावरिंग प्लांट्स को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। देखिए 2 तरीके का स्थानीय संरक्षण होता है, जो कि एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन। क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन। दूसरा होता है क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू एंड एक्स सिटू, इस प्रकार से कुछ याद रखना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सके एग्जाम में आ जाए, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए कि इन सिटू कंजर्वेशन होता है, एक एक्स सिटू होता है। इन सिटू मतलब नेचुरल होम, जो प्रकृति के द्वारा घर बनाया हुआ हो और उसी को हम लोग सजा सवार दिए हो। ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल होम जैसे कि पर्सनली हम लोगों ने बनाया, जैसे कि बीज बैंक हो गया, जू हो गया, ये सब हम लोग खुद बनाते हैं। बॉटनिकल गार्डन हो गया, ये सब क्या आर्टिफिशियल नेम हुआ। ठीक है। तो इन सिटू में क्या क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, नेचुरल पार्क हो जाएगा, नेशनल पार्क हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। जबकि एक्स सिटू में क्या क्या हो जाएगा, सीड बैंक, जू और बॉटनिकल गार्डन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्या है, हाँ, ये हमारा 2019 का मॉडल पेपर क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम लोग 2020 के मॉडल पेपर के कंटेंट को लाने का कोशिश करते हैं। टेक 1 सेकेंड, आप रुकिए।
चलिए, हमारे पास सही सलामत 2020 के पार्ट 1 मॉडल पेपर आ चुका है। अब हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं, आराम से रिवाइज करेंगे, आप लोग बस आंसर देते चलिए, ठीक है। और इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। गोल्जी काय के प्रमुख घटक हैं। गोल्जी बॉडी के क्या क्या प्रमुख घटक है, ये हमने पढ़ा रखा है कि गोल्जी बॉडी में क्या क्या पाई जाती है। नलिकाएं यानी क्रिस्टे पाई जाती हैं और पुटिका पाई जाती है, जिसको हम लोग वेसिकल कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा चपटी नलिकाएं, जी हाँ पाई जाती हैं। पुटिकाएं, जी हाँ पाई जाती हैं। नलिकाएं भी पाई जाती है। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, गोल्जी एपरेटिस के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा चुका हूँ। ऐसे देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, फोल्डेड मेम्ब्रेन टाइप का होता है। काम क्या है, वेसिकल बनाना, किसका, प्रोटीन का, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो प्रोटीन बनता है उसका वेसिकल पुटिका बना बना के बाहर करना, मतलब पैकेजिंग का काम करता है। कौन, ये गोल्जी एपरेटस। प्लांट्स में वही गोल्जी एपरेटस होगा तो उसको डिक्टियोजोम भी बोला जाता है। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सब में गोल्जी एपरेटस नहीं पाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साइकस के नर युग्मक होते हैं। तो ये जो साइकस का नर युग्मक है वो आपको किस प्रकार का दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, बहुकशाभिक एवं लट्टू के आकार होता है। कैसा होता है, बड़ा, बहुकशाभिक एवं लट्टू के आकार का होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, जिम्नोस्पर्म। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को साइकस जो है वो क्या है, तो साइकस एक्चुअली में क्या है, एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। साइकस, जिंगो एवं पाइनस, ये तीनों क्या है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक से कम श्वसन गुणांक किसका होता है। देखिए, श्वसन गुणांक यानी रेस्पिरेटरी कोशेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा। रेस्पिरेटरी कोशेंट एक्चुअली में होता क्या है, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट एक रेशियो है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया बटे कितना ऑक्सीजन वो क्या किया था, कंज्यूम किया था, उसको डिवाइड करने पे आपका क्या निकल जाता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट निकल जाता है, जिसको हम लोग श्वसन गुणांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एक प्रकार का ये क्या है, रेशियो है। क्लियर। जैसे कि अगर बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए 6O2 का जरूरत होता है, देन 6CO2 + 6H2O बनता है ना। तो यहाँ पे आपका आप रेस्पिरेटरी कोशेंट कैसे निकालेंगे, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर दिस रिएक्शन, जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो 6CO2 बटे कितना O2 बाहर यूज हुआ था, 6O2, 6 से 6 कट जाएगा, जिस कारण से आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ग्लूकोज का जो रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी के ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप याद रख पाएंगे, तो आपको कुछ कुछ का एवरेज याद रखना है। जैसे कि ग्लूकोज का कितना होता है, पक्का पक्की 1 होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट वैल्यू, और फैटी एसिड एवं प्रोटीन, क्या क्या, फैटी एसिड एवं प्रोटीन 1 से कम होता है। वैल्यू भी नहीं याद रखना है, सीधा याद रखना है 1 से कम होता है। और 1 से अधिक किसका होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक एसिड का, किसका, कार्बनिक अम्ल का 1 से अधिक। फिर क्या कहते हैं, फैटी एसिड या फिर प्रोटीन का 1 से कम। अब एक किसका होता है, ग्लूकोज। अब क्वेश्चन क्या है, 1 से कम श्वसन गुणांक किसका हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वसा। क्या हो जाएगा, वसा। फैटी एसिड के अंतर्गत ही वसा आता है, तो 0.7 उसका रेस्पिरेटरी कोशेंट वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दही योगर्ट में परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है। तो दूध का जो दही में बनता है, तो अभी तक आपने पढ़ा लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिकस, क्या, वुल्गेरिकस। लेकिन आपको बता दें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस यदि ऑप्शन में है तो यहाँ दोनों आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करता है वो क्या करता है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस करता है, और लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिकस अपने जनसंख्या को बढ़ाने में हेल्प करता है। क्लियर। तो ये दूध से दही बनाने में मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण में अनावृत बीजों को कहाँ स्थान दिया गया है। तो अनावृत बीज यानी जिम्नोस्पर्म को कहाँ स्थान दिया गया था, तो द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री के बीच में, यानी डाइकोटिलेडन्स एवं मोनोकोटिलेडन्स के क्या हुआ, बीच में जगह दिया गया था। किसके द्वारा, बेंथम एवं हुकर के द्वारा जो वर्गीकरण किया लाया गया था, वो का अनावृत बीज यानी जिम्नोस्पर्म को कहाँ जगह दिए थे, द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट्स और मोनोकोटिलेडन्स के बीच में, ठीक है। ये हो गया। और बेंथम एवं हुकर ने दिया क्या था, तो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और किस बुक में पब्लिश करा था, जेनेरा प्लांटेरम नाम के पुस्तक में पब्लिश किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट इकोटोन है। इकोटोन क्या है, दो समुदायों के मिश्रण स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, दो समुदायों के सम्मिश्रण स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऊपरी मृदा गहरे रंग की होती है, क्यों। तो ऊपरी मृदा जो गहरे रंग की होती है, इसका कारण है क्योंकि ऊपरी मृदा में क्या पाया जाता है, सॉइल ह्यूमस पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
सॉइल ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ, और उसी सॉइल ह्यूमस को क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है जमीन में, जिस कारण से वो मृदा का रंग क्या होता है, गहरे रंग की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, जैव मंडल है। तो जैव मंडल क्या है, तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का पर्यावरण से संबंध ही क्या कहलाता है, जितने भी पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव हैं उसका जो पर्यावरण से संबंध है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक है वायुमंडल हवा वाला, फिर होता है जल मंडल, एक होता है स्थल मंडल। ठीक है, ये तीनों मंडल के बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल में वायु की सामान्य संरचना O2 की मात्रा कितनी होती है, तो O2 की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी प्रतिशत होती है, 21% होती है। क्लियर, O2 के प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में कितना है, 21%, जबकि 78% किसका है, नाइट्रोजन का है, और 0.03% किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर साहब। कौन थे, R.H. विटेकर साहब, जिन्होंने क्या किया था, R.H. विटेकर साहब था जिन्होंने कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को लाया था। क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को लाया था। और 1969 में, कब, 1969 में, उस समय क्या होता था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको प्रोकैरियोटिक में बांटा गया, फिर यूकैरियोटिक में, और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको मोनेरा ग्रुप में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया, मोनेरा ग्रुप में डाल दिया गया। ठीक है, फिर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जितने भी हैं वो प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में डाल दिया, किसको डाला गया, प्रोटिस्टा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्या बन सकता है कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हो और सेल वाल भी हो, लेकिन फोटोट्रॉपिक हो तो प्लांट हो जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा तो फंगी हो जाएगा, और विदाउट सेल वाल हो तो एनिमल हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने, लार व आंसुओं में उपस्थित लयनकाय किससे बष्टित नष्ट होते हैं, तो ये कुछ किसे नष्ट करते हैं, तो कुछ जीवाणु को, किसको, कुछ जीवाणुओं को ही नष्ट कर पाते हैं पसीने व लार आंसुओं में उपस्थित लयनकाय। ठीक है, और आपको बता दूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाने वाली विधि कहलाती है। तो 8 कोशिकीय अवस्था में ही अंदर डाल देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर, टेक 1 सेकेंड, टेक 1 सेकेंड, मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया, कुछ उग ही नहीं रहा। टेक 1 सेकेंड, सॉरी, ओ माय गॉड, व्हाट हैपन, थोड़ा देर क्लास में बने रहिए, हो सके काम करने लगे फ़ोन। टेक 1 सेकेंड, यही प्रॉब्लम हो जाता है ना, मैं पहली बार इतने लंबे टाइम तक क्लासेस ले रहा हूँ। मेरे बोलने में भी मेरे मतलब जबड़ा जो होता है ना, वो मैग्जिला, वो बोन दर्द कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, क्लासेस से आया, फिर खाना खाया, फिर थोड़ा नींद भी आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि नहीं, पहले क्लास कंप्लीट करना चाहिए। अब देखिए फ़ोन काम ही नहीं कर रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। टेक 1 सेकेंड, ये कुछ ओपन ही नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाए, अब तो समझ से बाहर हो जाता है। कोई बात नहीं, हम लोग इसका रुकिए 1 सेकेंड, एक आध मिनट के लिए हम लोग वेट करेंगे, क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए रिकॉर्ड हो रहा है अभी भी, लेकिन हमारे फ़ोन में कोई भी एक भी स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, मतलब स्क्रीन पे कहीं भी टच कर रहे हैं कोई वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही हो जाता है। अब मतलब ऐसा है ना कि हम लोग ज़्यादा बजट वाले इंसान तो हैं नहीं, क्योंकि हम लोग तो अभी वर्क स्टार्ट ही करे हैं। वर्क आप लोग को जैसा पसंद आ रहा है, अगर लगातार ऐसा पसंद आता रहा तो ये बहुत आगे तक मैं लेके जाऊंगा इसको ऐसे नहीं छूटने दूंगा। ठीक है, पूरे CUET, अगले बार से तो हम लोग का फोकस CUET होगा, यूपी पॉलिटेक्निक भी होगा, लेकिन CUET ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें कम सिलेबस है, सीट भी ज़्यादा है। ठीक है, उस पर फोकस होगा, तो उसके लिए तो हम लोग और बेटर वे में प्लान करेंगे। ये फ़ोन तो ऐसा ही होता है, मैं कल से ही डर रहा था, लेकिन अभी तक मेरे को कभी ये धोखा नहीं दिया, लेकिन अभी के वीडियो में मेरे को धोखा मिल गया है। कोई बात नहीं, इस वीडियो में यहाँ तक ही कवर करते हैं। जो रात के 8 बजे वाली वीडियो आएंगी उसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन बचे हुए थे इस लेक्चर के, 3-4 क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए आगे के कंप्लीट को रिविजन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं 8 बजे वाले क्लास में। और आप लोगों से क्या करूँ, मुझे
भी नहीं पता कि क्या हुआ है, फ़ोन में कुछ काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लास बीच में ही बंद करना पड़ा। 2-3 क्वेश्चन के लिए ही बस क्लास छूटा है, कोई बात नहीं, मैं वो भी 3 क्वेश्चन कवर करूँगा, लेकिन कब, वो दो ओके कहते हैं 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टू सी यू ऑल। फिर से आप लोगों को आना है 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है। चलिए बाय बाय। ओ माय गॉड, ये तो बंद भी नहीं हो रहा है। टेक 1 सेकेंड। टेक 1 सेकेंड।